कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे। जैसा कि आज हम आप लोगों को क्लास 6 का दूसरा अध्याय है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। समझे? अब इसी के साथ हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, मनुष्य, पशु या पौधों के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? अर्थात कोई भी चीज जैसे अवशेष के रूप में है तो उसे हम कैसे जानेंगे वो कितने साल पहले का है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा? कार्बन 14 पद्धति। ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर हो गया। दूसरे का है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत कौन सा पर्वत अलग करता है? बताओ कोई। विंध्य पर्वत। ठीक है। तीसरा है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलता है? यह मिलता है कहाँ पे? कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़ या बुरजहोम। कोल्डिहवा में मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना सबको? ठीक, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान क्षेत्र के अधीन विशाल राज्य की स्थापना हुई। बताओ कौन से क्षेत्र के अधीन विशाल राज्य की स्थापना हुई? मगध। कौन सा? मगध क्षेत्र के अधीन विशाल राज्य की स्थापना हुई। यह गंगा की कहाँ था? दक्षिण में। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहले को हो गया। दूसरे का है, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। तीसरा है, खालिस्तान ने कुम्हरार नामक स्थान खुदाई की। किसने? डॉक्टर, क्या नाम उनका? डॉक्टर स्पूनर। समझे आप लोग? डॉक्टर स्पूनर। ठीक है, डॉक्टर स्पूनर ने, ठीक है, कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई। ठीक। चौथा है, आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, कब हुआ? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। ठीक, लिख लीजिएगा। पांचवा है, क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। किस क्षेत्र में? महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। यह हुआ था आपका विंध्य के दक्षिण में, ब्रह्मगिरी में। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। देखिए लिख देते हैं हम। विंध्य, ठीक है, विंध्य के दक्षिण, विंध्य के दक्षिण में। ठीक है, विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मागिरी में, ब्रह्मागिरी क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। ठीक है, इतना समझ गए सब? किसी कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है ये आपका निशान लगाना है इसमें, तिर्यक वाला। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है, खासी, खासी कहाँ क्या है? खासी एक जनजाति होती है। ठीक है, खासी क्या होती है? जनजाति होती है। मगध क्या था? प्रथम बड़ा साम्राज्य। ठीक,
महापाषाणी संस्कृति क्या थी? यह दक्षिण भारत की थी। ठीक है। खासी क्या थी? जनजाति। मगध क्या थी? प्रथम बड़ा साम्राज्य। महापाषाणी संस्कृति दक्षिण भारत की। पानी मांडो, जो पानी मांडो था अनाज का प्रमाण। यही लास्ट बच रहा है। ठीक है। यहां से आपका ये क्या हुआ? रिक्त स्थान, आपका सही मिलान। ठीक है। अब बहुविकल्पी, ये 3 चीज आपका कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे। ठीक है। चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 2 था हमारा बचा। इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन कौन किस किस तरह की जानकारी हमें इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमें फ्रंट में मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए ना, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं और अपने हाइलाइटर को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है। डन। ठीक। तो जैसा कि आपको देखना है, ये हजारों वर्ष पहले हुआ था। इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से वर्तमान तक जानकारी हमें इतिहास से मिलता है। आपको अगर आपके बारे में जानना हो तो कहाँ से आप जानते हैं? इतिहास से। यही हमारा क्या है? इतिहास है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि पुरातत्व किसे कहते हैं? ठीक है। पुरातत्व किसे कहते हैं? ठीक है। अब आते हैं पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरातत्व भौतिक अध्ययन, अवशेष के माध्यम से मानव अतीत का अध्ययन। क्या करें दूसरा क्वेश्चन? पुरातत्व किसे कहते हैं? भौतिक अवशेष के माध्यम से मानव अतीत का जो अध्ययन होता है वही हमारा क्या है? पुरातत्व है। समझ गए इतना आप सब? किसी कोई डाउट? भौतिक अवशेष के माध्यम से मानव अतीत का जो अध्ययन होता है वही हमारा क्या होता है? पुरातत्व होता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? इतिहास के अध्ययन से अतीत, हाईलाइट में, अतीत के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है। तो हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर भी समझिए वही पहले वाले जैसा ही है, सेम वही पहले का है कि अतीत, इतिहास के अध्ययन से हमारे अतीत के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है। ठीक है। तो वही कि हम कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से वर्तमान तक की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सब इतिहास से मिलती है। ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से मिलती है या होती है उसकी एक सूची बनाए। ठीक है। आपको ये बताना है कि इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से होती है। ठीक है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे। ठीक है। चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 2 था हमारा बचा। इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन कौन किस किस तरह की जानकारी हमें इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमें फ्रंट में मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए ना, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं और अपने हाइलाइटर को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है। डन।
ठीक। तो जैसा कि आपको देखना है, ये हजारों वर्ष पहले हुआ था। इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से वर्तमान तक जानकारी हमें इतिहास से मिलता है। आपको अगर आपके बारे में जानना हो तो कहाँ से आप जानते हैं? इतिहास से। यही हमारा क्या है? इतिहास है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि पुरातत्व किसे कहते हैं? ठीक है। पुरातत्व किसे कहते हैं? ठीक है। अब आते हैं पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरातत्व भौतिक अध्ययन, अवशेष के माध्यम से मानव अतीत का अध्ययन। क्या करा दूसरा क्वेश्चन? पुरातत्व किसे कहते हैं? भौतिक अवशेष के माध्यम से मानव अतीत का जो अध्ययन होता है वही हमारा क्या है? पुरातत्व है। समझ गए इतना आप सब? किसी कोई डाउट? भौतिक अवशेष के माध्यम से मानव अतीत का जो अध्ययन होता है वही हमारा क्या होता है? पुरातत्व होता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? इतिहास के अध्ययन से अतीत, हाईलाइट में, अतीत के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है। तो हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर भी समझिए वही पहले वाले जैसा ही है, सेम वही पहले का है कि अतीत, इतिहास के अध्ययन से हमारे अतीत के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है। ठीक है। तो वही कि हम कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से वर्तमान तक की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सब इतिहास से मिलती है। ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से मिलती है या होती है उसकी एक सूची बनाए। ठीक है। आपको ये बताना है कि इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अतीत की जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है उसकी एक सूची बनाना है। ठीक है। तो चलिए उसकी हम सूची बना लेते हैं। ये हमारी सूची है। पहला जो सूची वो कहाँ से मिलता है? अभिलेख से। ठीक है। अभिलेख से हमें सूची मिलती है। ठीक। कि जस्ट वेट, अभिलेख से मिलती है, पांडुलिपि से मिलती है, सिक्के से मिलती है, मोहर से मिलती है और पुस्तक से। जैसे कि हमें अपनी पिछली चीजों के बारे में जानने से कहाँ कहाँ से पता, कैसे पता चलता है? पुस्तक जो बताता है, जैसे रामायण के बारे में। मोहर, कौन से राज्य का ये मोहर है। सिक्के, कब सोने के चले, कब चांदी के लिखे। ठीक है। अब हम आते हैं, अब हमारा आता है पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि, यहाँ से हाईलाइटर कर लेते हैं, हाँ, कि देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। यही क्वेश्चन है आपका, देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। ठीक है। अब इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ यह लगभग 2500 वर्ष पहले, कब आते हैं? 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों के ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यहां से पता चल गया कि इंडिया कैसे हुआ। ठीक है। अब देखिए, इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार
इस देश का नाम भारत भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये हमारा कैसा क्वेश्चन हो गया आपके, ये देख रहे हैं ना आप? ये देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काल निर्धारण के कार्बन 14 पद्धति को बताइए। काल निर्धारण के कार्बन 14 पद्धति को बताना है। ठीक है, कार्बन 14 पद्धति क्या है। ठीक है, अब इसे बताते हैं आपको हम। कार्बन 14 पद्धति हमारी क्या है। ठीक है बच्चों, बस थोड़ा सा है यहाँ पे है। ठीक है, देखिए सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं। हाँ, जब मनुष्य, पशु और पौधा जिंदा होता है तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियो धर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। ठीक है, भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उनकी उम्र का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमें लगता है आपका ये आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।